तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रेबल साइंस क्लासेस में। तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? हमें उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में अच्छे तरीके से जुटे होंगे और कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इतिहास पढ़ाने वाले हैं, जो आपको मैट्रिक 10th बोर्ड में आपको इतिहास सामाजिक विज्ञान के अंदर में आता है। तो प्यारे साथियों, ये हमारा इतिहास जो हिस्ट्री का जो लेक्चर है, पहला लेक्चर होने वाला है आज, जिसको हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। और हमारा बुक है जो 10th क्लास में, इस पे लिखा है इतिहास का दुनिया। इतिहास की दुनिया में आपको हम शेयर करवाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे और आपको ध्यान से मन लगा करके पढ़ना है। और एक एक पॉइंट्स जो भी हम लिखेंगे, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करेंगे। एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना है और अपने छोटे कॉपी पे उसको अच्छे से प्यार से लिखते चलना है और समझते चलना है। और नहीं हाथ पैर काम करेगा कॉपी पे तो हम यहाँ से हट जाएंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बाद में आप उसको लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं इतिहास। जानते हैं कि इतिहास क्या है, क्योंकि हमारा चैप्टर जो है, डायरेक्ट चैप्टर को हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। उससे पहले हम लोग को उस चैप्टर इतिहास क्या चीज है, इसके जनक कौन है, इसके पिता कौन है, उसके बारे में हम लोग पता करते हैं। उसके बाद हम अपने बुक के चैप्टर के बारे में सिलेबस डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद सिलेबस के अंदर चलेंगे और पढ़ेंगे, जानेंगे क्या है। सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं आपका इतिहास। इतिहास इतिहास किसे कहते हैं? तो जेन्युइनली बच्चे बोलते हैं कि इतिहास मतलब बीती हुई बातों को इतिहास कहते हैं। ये भी सही है, पर ये डिफिनेशन के तौर पे ये लिखा नहीं जा सकता। डिफिनेशन हमारा कुछ अलग होना चाहिए जो देखने में भी अच्छा लगे। वैसे तो एग्जाम में आते नहीं है, पर बोलने बताने में क्या लगे कि हाँ, एक स्टूडेंट बता रहा है, इसका डिफिनेशन वो अच्छा लगना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि बीती हुई बातों को समय के क्रमानुसार या समय के अनुसार अध्ययन करना, अध्ययन मतलब स्टडीज करना, पढ़ाई करना, उसे क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। यानी हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, आप ध्यान से समझिए। बीती हुई बातों को समय के अनुसार, समय के कर्मानुसार, जैसे जैसे हम लोग इतिहास के चैप्टर को पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जो टाइम का जो मैनेजमेंट है वो आगे आगे बढ़ता जाएगा। उससे कम ना होगा, अधिक होगा। जैसे अभी हम अपने भारत आजाद कब हुआ था? 1947। तो 1947 के बाद क्या है? 1947 के बाद 2014 जी मोदी जी पीएम बने। जैसे इतिहास आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा टाइम भी बढ़ेगा। तो समय के कर्मानुसार या समय के अनुसार अध्ययन करना, अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। ये जानने के लिए इंपॉर्टेंट है, बस ये एग्जाम में आपके आते ही हैं, बस जान लीजिए। यानी कि बीती हुई बातों को समय के अनुसार अध्ययन करना, उसे इतिहास कहा जाता है। अब बात करते हैं हम इस चीज को लेकर के कि इतिहास का नाम दिया किसने था, इतिहास के पिता कौन थे, फादर ऑफ हिस्ट्री। लिखते हैं, बस एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलिएगा, लिखते चलिएगा और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है जरूरी, क्योंकि एक एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आपको पसंद आ जाए। जब पसंद आएगी तो लाइक तो कर ही दीजिएगा, और पसंद आएगी, जरूर आएगी। तो क्या देखें, बीती हुई बातों को समय के अनुसार अध्ययन करना इतिहास कहलाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री बोले तो इतिहास के पिता। ये इंपॉर्टेंट है पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बात है। इतिहास के पिता हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। इसको हिंदी में हम इसे लिख देते हैं हेरोडोटस।
इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। इतना तो आप जान गए। ये कुछ हमारी बेसिक बातें थी जो आप जान गए। चलिए ज़्यादा टाइम ज़ाया ना करते हुए हम अपने बुक के सिलेबस के बारे में कुछ बेसिक बात जानते हैं। तो हमारा बुक है इतिहास की दुनिया, और ये सभी है जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है, इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ये अच्छे व्यक्ति थे, इसीलिए इनका इस किताब में नाम है। इससे आपको भी बनना है, और इससे बनने के लिए इनसे मिलना होगा, और इसे मिलाने के लिए हम आ गए हैं और आपको पढ़ना है। तो देखिए, जो हमारा पहला चैप्टर है, यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद यानी कि राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ना है, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ना है। यूरोप क्या है? तो यूरोप एक महादेश है। क्या है प्यारे बच्चों? यूरोप एक महादेश है। हमारे पूरे विश्व में कुल कितने महादेश हैं? तो 7 महादेश है। इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगर आपके पास मैप हो या मोबाइल फोन रखे होंगे, बाद में गूगल का यूज करके आप मैप को देख सकते हैं। यहाँ पर एशिया है, हमारा भारत जो देश है एशिया महादेश के अंतर्गत आता है, और यूरोप भी एक प्रकार का महादेश है। और यूरोप महादेश के अंतर्गत में बहुत सारे देश हैं, 44 देश है यूरोप के अंदर। सबसे पहले लिखते हैं हम हमारा चैप्टर नाम क्या है? हमारा चैप्टर नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम जानते हैं यूरोप एक महादेश है। कॉमनली इसको महादेश को महाद्वीप भी कह सकते हैं कि यूरोप एक महादेश है। इसके अंतर्गत में 44 देश शामिल है। इसमें कितने देश शामिल है? 44 देश शामिल है। और जो हमारा चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसमें हम सभी देश के बारे में, 44 देश के बारे में नहीं समझेंगे, क्योंकि 44 देश का जिक्र नहीं किया गया। इसमें 44 देश के बारे में नहीं बताया गया। कुछ ऐसे देश हैं जिनके बारे में हम लोग को पढ़ना है, और कुछ ऐसे भी देश है जिनको हम स्किप करते चलेंगे, क्योंकि उस देश का बात इस किताब में नहीं बताया गया है। तो 44 देश हैं। जैसे में हम कुछ आपको डेफिनेशन दिखा रहे हैं। तो ये हमारा रहा मैप। यहाँ प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा मैप। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है यूरोप, यानी कि इतना जो एरिया जो कवरेज कर रहा है, ये मैप के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। जो यूरोप लिखा हुआ है, ये यूरोप एक महादेश है। कुल 7 महादेश है। यूरोप एक एशिया महादेश है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऐसे ही पूरे विश्व में 7 महादेश है। उसमें से एक यूरोप महादेश है। उसमें यूरोप महादेश के अंतर्गत इसको नोट कर लीजिएगा। इसके आगे मतलब लिखने के लिए हम इसको इरेज कर देंगे। तो यूरोप महादेश के अंतर्गत कुल 44 देश है, और 44 देश में कुछ देश के नाम हम इस बोर्ड पर लिख देंगे, आपको ध्यान समझना है। और इस बुक के अंदर जो जो देश का नाम इस बुक में दिया हुआ है, जिस देश के नाम हमें पढ़ना है, वो हम इस पर बोर्ड पर नोट करेंगे। आपको भी नोट करना है साथ में। तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या आप इसको आप उतार लिए होंगे, बहुत अच्छी बात है। तो हम हट भी जाते हैं। अगर ज्यादा टाइम चाहिए तो वीडियो को बाद में, वीडियो के एंड में हो जाने के बाद, वीडियो को यहाँ पर आके पॉज करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर हमारा है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप जानते हैं यूरोप क्या है? तो कुछ देर पहले हमने आपको बताया है कि यूरोप एक महादेश है जिसके अंदर 44 देश है। उस 44 देश में कुछ देश का नाम लिखते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। इसमें हमारा पहला देश का नाम है फ्रांस। फ्रांस हमारा पहला देश का नाम है। फिर उसके बाद हमारा है इटली, जर्मनी। फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूनान, हंगरी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, और भी है देश। और पर ये सब जो देश है इनके बारे में मुख्य है, ये सभी इंपॉर्टेंट है।
ये बार बार देखने को मिलेंगे और पढ़ना है इसी के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे यूरोप। तो यूरोप के अंदर कुल इतने देश हैं जिसके बारे में हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है। तो देखते हैं फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस क्या है, तो बुक देखते हैं बुक से। तो चैप्टर के हिसाब से यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप के बारे में जान गए, यूरोप एक महादेश है जिसके अंदर 44 देश हैं, ये भी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं हम यूरोप में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या चीज है, राष्ट्रवाद लिख के आपको बताते हैं। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक भौगोलिक उसके बाद सांस्कृतिक या सामाजिक सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है। यानी कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच भौगोलिक या सामाजिक या सांस्कृतिक तरीके से उनमें एकता का वाहक बनेगी, एकाग्रत होंगे लोग जहाँ पे। यानी कि हम अपने जीवन अपने शब्दों में कह सकते हैं, यानी कि कम से कम शब्दों में कहिए कि भैया बताइए। तो राष्ट्रवाद का मतलब है अपने देश या राष्ट्र के प्रति, यानी कि हम अपने भारत में हैं, अपने देश के प्रति प्रेम है, तो ये हम राष्ट्रवादी हैं, उसे हम लोग कहेंगे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को। मेरे लिए मेरे देश के प्रति प्रेम है तो हम एक राष्ट्रवादी हैं और इसे ही राष्ट्रवाद कहेंगे। तो राष्ट्रवाद लिख देते हैं अपने शब्दों में, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है राष्ट्रवाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रवाद पूछ सकता है, 2 नंबर में आ सकते हैं। इतना लिखने के बाद 2 नंबर कंफर्म हो गए। और ये एकदम बुक का है, एकदम बुक आप खोल के देख रहे होंगे, लिखा भी है इसमें बुक के अंदर ऊपर से। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है। ये एकदम बुक का लिखा हुआ डिफिनेशन है, इसको आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। इतना राष्ट्रवाद हो गया। फिर अब देखते हैं राष्ट्रवाद के बाद राष्ट्रवाद यूरोप के अंदर में फ्रांस है, इटली, जर्मनी, यूनान, हंगरी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड। सबसे पहले हम फ्रांस के बारे में जानते हैं। तो फ्रांस में क्लास 9th में आप लोग पढ़ लिए होंगे 1789 की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, पहली क्रांति हुई थी जो 1789 में हुई थी। वहां का शासक कौन था, वहां का शासक था लुई 16वां। लुई 16वां वहां का शासक था। तो कारण क्या थे, लिखते हैं इसको इरेज करके लिखते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। मतलब क्लास 9 तक आप लोगों ने पढ़ लिया है फ्रांस की क्रांति।
कब हुआ था पहली क्रांति, सॉरी, फ्रांस की प्रथम क्रांति जो कब हुआ था 1789 में। इतिहास का मतलब क्या है, कहानी, कहानी को उसको समझना। तो हम उसी को हमको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि फ्रांस की जो पहली क्रांति हुई थी, फ्रांस के बारे में पढ़ रहे हैं, जो यूरोप का देश है फ्रांस। तो फ्रांस में एक राजा था लुई 16वां, जो एक निरंकुश था। निरंकुश का मतलब उस पर अंकुश नहीं था, वो जनता से टैक्स लेता था, पैसे वसूली करता था, और विकास के नाम पे कुछ नहीं था। और भी बहुत सारी उसमें कमियां थी, जिसकी वजह से वहां की जनता ने अपने राजा के खिलाफ क्रांति की 1789 में। तो बताते हैं कि कारण क्या थे 1789 के, 1789 के क्रांति के कारण क्या थे, क्यों आखिर नागरिकों को क्रांति करना पड़ा अपने देश में। तो लिखते हैं, फ्रांस की क्रांति के कारण, क्या कारण थे। तो पहला कारण था हमारा फ्रांस का शासक, फ्रांस का शासक लुई 16वां, जो बुर्बो वंश का था, वह निरंकुश शासक था। निरंकुश का मतलब भेदभाव करने वाला। निरंकुश का मतलब उसको पैसे से मतलब है, गद्दी से मतलब है, उसको अपने देश के हित के लिए वो काम नहीं करता था, अपनी जनता के हित के लिए काम नहीं करता था। तो यही हमारे कारण थे। फ्रांस का शासक लुई 16वां बुर्बोवंश का था, बुर्बोवंश का था, जो निरंकुश शासक था। उसके बाद कारण यही था दूसरा, कि जो समाज था हमारा 3 वर्ग में विभाजित हो गया था। उस वक्त फ्रांस में समाज 3 वर्ग में विभाजित हो गया था। 3 वर्ग देख रहे हैं, समाज 3 वर्ग में विभाजित हो गया, विभाजित हो गया। समाज 3 वर्ग में विभाजित हो गया, यानी कि 3 पार्ट में समाज को डिवाइड कर दिया गया। पहला हमारे थे पादरी। अब पूछिए पादरी क्या होता है। तो जो फ्रांसीसी जो लोग थे, उनके जो धर्म गुरु होते हैं, चर्च के जो धर्म गुरु होते हैं, जैसे हमारे भारत में हमारे धर्म गुरु पंडित जी लोग होते हैं, मौलाना जी होते हैं, वैसे ही ईसाई के धर्म गुरु, जो फ्रांस में ईसाइयत थी, वहाँ पे पादरी लोग थे। और जो दूसरे भाग के जो लोग थे, हम तो जान गए कि समाज 3 भाग में डिवाइड था। दूसरा भाग के जो लोग थे वो थे कुलीन। अब बात करते हैं कुलीन किन्हें कहा जाता था। तो कुलीन वो लोग थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था, अमीर लोगों को कुलीन कहा जाता था। फ्रांस के अमीर लोगों को कुलीन कहा जाता है। जैसे अभी हमारे भारत में भी अमीर अमीर लोग हैं, वैसे ही फ्रांस में भी अमीर लोग थे जिन्हें कुलीन कहा जाता था। और तीसरे भाग थे निम्न वर्ग। कौन थे, निम्न वर्ग के लोग थे। यानी कि समाज 3 वर्ग में विभाजित हो गया था। समाज 3 वर्ग में विभाजित हो गया था। पहले थे पादरी, दूसरे कुलीन, और तीसरे निम्न वर्ग के लोग थे। तो जो हमारा लुई 16वां जो राजा था, ये पादरी और कुलीन को छूट दिया था, पूरा अधिकार दे दिया था। इनसे ना टैक्स लेता था, ना कुछ वसूली करता था। जो भी टैक्स लेता था, निम्न वर्ग के लोग से लेता था। इन्हें सताया जा रहा था। तो निम्न वर्ग के लोग ही क्रांति की है सन 1789 में। सन 1789 में फ्रांस की पहली क्रांति हुई थी, जो निम्न वर्ग के लोगों द्वारा किया गया था। और पादरी और कुलीन इन लोगों ने किए थे, क्योंकि इन लोगों को लुई 16वां की तरफ से आजादी थी। ठीक है, उसके बाद हम तीसरा कारण देखते हैं। वही चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं। फर्स्ट, तीसरा, इन तीनों वर्गों
के बीच बीच काफी असमानता, इन तीनों वर्गों के बीच काफी असमानता थी, यानी कि समान नहीं थे ये तीनों, भेदभाव, निम्न वर्ग को, लोगों को नीची नजर से देखा जाता था। और जो हमारा चौथा जो कारण है, फ्रांसीसी का जो चौथा कारण है, फ्रांस के जो नागरिक थे, निम्न वर्ग के नागरिक, उन पर फ्रांस के नागरिकों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया था। तो क्या क्या कारण देखे हम लोग? फ्रांस का पहला कारण देखे, फ्रांस का शासक लुई 16वां, जो बुरो वंश का निरंकुश शासक था, जो जनता के हित के लिए कार्य नहीं करता था, सिर्फ टैक्स वसूली करता था और विकास कुछ नहीं करता था, और ना ही जनता के लिए, यानी उनको। उसके बाद देखते हैं, समाज 3 वर्ग में विभाजित हो गया। पहले थे पादरी, दूसरे थे कुलीन, और तीसरे थे निम्न वर्ग के लोग थे। पादरी, कुलीन, निम्न। पादरी यानी कि ईसाइयों के धर्मगुरु थे, जो फ्रांसीसी जो व्यक्ति थे, जो फ्रांसीसी नागरिक थे, उनके धर्मगुरु को पादरी कहा जाता था। और कुलीन वर्ग के जो वहाँ के उद्योगपति थे, जो उद्योगपति मतलब संपत्ति वाले लोग थे, अमीर लोगों को कुलीन कहा जाता था। और निम्न वर्ग के लोग जो वहाँ के किसान मजदूर, उन्हें निम्न वर्ग के लोग कहा जाता था। निम्न वर्ग। तो इन दोनों से वो वहाँ का लुई 16वां टैक्स नहीं लेता था, इनकम मतलब वसूली नहीं करता था, पैसे वसूली नहीं करता, जबकि निम्न वर्ग के लोगों से करता था, और इन्हें किसी चीज का अधिकार भी नहीं था, जबकि इन दोनों लोग, कुलीन और पादरी, इन दोनों को अधिकार था। तो वहाँ निम्न वर्ग के लोगों ने क्रांति के सन 1789 में, और देखते हैं इन तीनों वर्गों के बीच काफी असमानता थी, समान तीनों नहीं थे, भेदभाव थी। फ्रांस के नागरिकों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया, और टैक्स का बोझ दिन प्रतिदिन अधिक हो रहा था, जिसकी वजह से बेरोजगारी, भूखमरी, महामारी जैसी समस्या आ रही थी इन लोगों के बीच। तो ये हमारे थे कि फ्रांस की 1789 की फ्रांस की पहली क्रांति के कारण। अब उसके बाद देखेंगे, जब क्रांति पूर्ण रूप से जब समाप्त हो गया, फ्रांस क्रांति खत्म हो गया, तो उसके क्या परिणाम निकले, देखेंगे हम इसके बाद। कि क्रांति तो हो चुकी, निम्न वर्ग के लोगों द्वारा क्रांति हो गया, और क्रांति का परिणाम क्या निकला उसके बारे में जानते हैं। इसको लिख लीजिए, या फिर इसको हम हट जाते स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। सत्रह सौ नवासी के फ्रांस की पहली क्रांति के परिणाम, क्या परिणाम निकले उस क्रांति के बाद। जैसे हम ऊपर ऊपर देख रहे हैं, ये 9th का सिलेबस का चीज है, आगे की चीजों को समझने के लिए हम इसका देख रहे हैं। 1789 के फ्रांस की पहली क्रांति का परिणाम। अच्छा प्यारे बच्चों, एक बात आप लोग सोचिए, क्रांति का मतलब क्या होता है? क्रांति का मतलब आपको पता है? क्रांति का मतलब होता है अपने राजा के प्रति स्पर्धा, अपने राजा के खिलाफ। अगर कोई राजा गलत काम करे, जनता के हित के लिए अगर काम नहीं करेगा, तो जो जनता उसके खिलाफ आवाज उठाएगी, उसे क्रांति कहेंगे। जनता सम्मेलन करेगा और अपने जनता के खिलाफ आवाज उठाएगा, नारे लगाएंगे, उन्हें क्रांति कहते। तो क्रांति का परिणाम क्या निकले, हम लिखते हैं बोर्ड पर, देखते रहिए। तो क्रांति का परिणाम यह निकला कि लुई 16वां का जारशाही अंत हो गया। लुई 16वां का जारशाही, यानी कि वो शासक नहीं रहा, का अंत हो गया, यानी कि 1789 की क्रांति सफल हुई। 1789 की पहली क्रांति सफल हुई। दूसरा था लोकतंत्र की स्थापना हुई, जनतंत्र की स्थापना हुई, जनतंत्र की स्थापना हुई। वहां के लोग बोले कि भाई अब फ्रांस संविधान से चलेगा,
संवैधानिक रूप से चलेगा। तो जनतंत्र की स्थापना हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ? तीसरा, 1973 ईस्वी में लुई 16वां, ये नाम है, शासक का नाम है लुई 16वां। वंशानुवाद चलता था। लुई लुई एकवा, वैसे ही 16वां, लुई 16वां को फांसी की सजा दी गई। फांसी की सजा दी गई। ये रहे हमारे 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम, जो पहली क्रांति थी। 1916 में जारशाही का अंत हो गया, यानी कि लुई 16वां का जो सम्राट था वो खत्म हो गया। जनतंत्र की स्थापना हुई, यानी कि संविधान से फ्रांस चलने लगा। फिर उसके बाद 1973 ईस्वी में लुई 16वां को फांसी की सजा दिया गया और उसे मौत दे दिया गया और उसे मार दिया गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? संविधान से चल रहा था, भारत चल रहा था। फिर उसके बाद नेपोलियन था। नेपोलियन ने फ्रांस पर आक्रमण किया। उसका आक्रमण फ्रांस पर बहुत अच्छे योगदान दिया। उसने भी 1804 में अपना सत्ता कायम किया, 1815 तक। देखते हैं नेपोलियन युग, जब लुई 16वां को फांसी सजा दी गई, फिर उसके बाद संविधान से चल रहा था हमारा फ्रांस का देश। उसके बाद नेपोलियन ने आक्रमण किया। नेपोलियन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम के बाद नेपोलियन आया, आक्रमण किया और वहां पर अपना सत्ता कायम किया। उसके बाद नेपोलियन युग की शुरुआत हुई। बुक के एक एक पॉइंट को हम लिख रहे हैं लाइन बाय लाइन, छोटा छोटा अच्छा वे करके आपको समझा रहे हैं, समझते चलिए। नेपोलियन युग की शुरुआत कब से कब तक हुई? 1804 से 1815 तक नेपोलियन युग। 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम के बाद नेपोलियन का आक्रमण फ्रांस पर बहुत अच्छा योगदान दिया था। फ्रांसीसी क्रांति आक्रमण किया था उस पर। क्या लिखते हैं? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन व्यक्ति था, नेपोलियन आक्रमणकारी था, ने फ्रांस पर आक्रमण किया। और उसको अपने अधिकार में ले लिया और वहां का आक्रमण किया और वहां का शासक बन गया, राजा बन गया नेपोलियन। यानी कि सन 1789 के फ्रांसीसी क्रांति जो पहला क्रांति था, उसके परिणाम जो क्रांति है, उसके बाद जो परिणाम लुई 16वां का अंत हो गया। लुई 16वां को फांसी की सजा दे दी गई 1973 ईस्वी में। फिर उसके बाद नेपोलियन आक्रमण किया फ्रांस पर, वहां का शासक बन गया। कब? 1789 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1815 ईस्वी में, ये सब बेसिक है। 1815 ईस्वी में नेपोलियन, ये शायद आपके बुक में दिया नहीं है, पर जानना जरूरी है कि आगे की चीजों को समझने के लिए ये जानना जरूरी है। अगर ये नहीं आप समझ रहे हैं तो आगे की चीजें आपको ऊपर से लाइट ली जाएगी। नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया। नेपोलियन वाटरलू के युद्ध में हार गया। कब? 1815 में। फिर उसके बाद 1821 में नेपोलियन की भी मृत्यु हो गई।
नेपोलियन की मृत्यु हो गई। 1829 में, 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, वो आया फ्रांस में। ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ये जो लुई 16वां जो था बुरो वंश को, उसको पुनर्स्थापना करना। पर लुई 16वां वहां का राजा नहीं था। लुई 18वां को फ्रांस का राजा बनाया गया वियना सम्मेलन के करने के बाद। उसके बाद एक सम्मेलन हुआ नेपोलियन के, नेपोलियन नेपोलियन को मृत्यु के बाद वियना सम्मेलन की गई। शॉर्ट नोट करते चलिएगा। नेपोलियन युग कब तक ऑब्जेक्टिव में आ सकता है? नेपोलियन युग 1804 से 1815 तक रहा था। उसके बाद देखेंगे हम वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है आपका। 1815 वियना सम्मेलन 1815। यूरोप की विजय शक्ति के बाद, नेपोलियन युग के पतन के बाद, यूरोप में विजय शक्ति के बाद जब नेपोलियन युग का जो पतन हुआ, तो 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना थी, वहां पे एक सम्मेलन किया गया जिसे वियना सम्मेलन कहा जाता है। लिखते हैं, यूरोप की विजय शक्तियां के बाद नेपोलियन युग का पतन हुआ। नेपोलियन युग का पतन हो गया, और 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का चांसलर, यूरोप में जो कुछ देश का नाम लिखा हुआ है, अगर वो आप लिखे होंगे तो उसमें ऑस्ट्रिया लिखा था, इसीलिए बोले थे। उसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए तो अच्छा बात है, आप समझ रहे होंगे। नेपोलियन युग का पतन हो गया। 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया का चांसलर था, चांसलर कौन? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने एक वियना सम्मेलन को बुलाया, एक सम्मेलन किया, एक सम्मेलन बुलाया, जिसे वियना सम्मेलन कहा जाता है। वियना सम्मेलन कहा जाता है। और वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी, यानी कि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मेटरनिक ने किया था। जो वियना सम्मेलन जब हुआ 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में जब वियना सम्मेलन हुआ, तो इसकी मेजबानी किसने की? लिखते हैं, वियना सम्मेलन की मेजबानी या अध्यक्षता, मेटरनिक ने किया था। मेटरनिक ने किया था। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने किया था? मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। उसके बाद देखेंगे मेटरनिक कौन था। तो मेटरनिक एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था, जिसका उद्देश्य क्या था? गणतंत्र का समाप्त करना, जो जनतंत्र, जो संविधान से जो फ्रांस चल रहा था उसको समाप्त करना, और पुनः जो बुरो वंश का जो था उसको लाना था। यानी कि
वियना कांग्रेस द्वारा मेटरनिक एक घोर प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिक एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। मेटरनिक एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो फ्रांस में जो गणतंत्र की स्थापना हुई थी, जो जनतंत्र की स्थापना हुई थी, जो संविधान को बनाया गया था, उसको समाप्त करना और पुनः बुरो वंश का स्थापना करना था। फ्रांस में जिसका उद्देश्य फ्रांस में इसको इरेज करके लिखते हैं, इसको लिखते चलिएगा मेरे साथ में। मेटरनिक एक घोर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था जिसका मुख्य उद्देश्य फ्रांस में गणतंत्र या जनतंत्र जनता के द्वारा चलाया गया शासन होता है, जनतंत्र को समाप्त करके पुनः बुर्बो वंश का स्थापना करना था। यानी कि वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो मेटरनिक के द्वारा किया गया था? यानी कि गणतंत्र जो था उसको समाप्त करके पुनः बुर्बो वंश का स्थापना करना था। फिर उसके बाद क्या हुआ? वियना सम्मेलन के बाद या वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में, उसके बाद क्या हुआ? वियना सम्मेलन के बाद वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में पुनः बुर्बो वंश की स्थापना की गई और लुई 16वां को तो 1973 में फांसी दे दिया गया था। लुई 18वां वहां का राजा बन गया। प्यारे बच्चों, लुई 18वां वहां का राजा बन गया। कौन? बुर्बो वंश का राजा बन गया लुई 18वां। वियना सम्मेलन के बाद वियना कांग्रेस द्वारा पुनः बुर्बो वंश की स्थापना की गई और लुई 16वां को 1973 में फांसी दे दिया गया और लुई 18वां वहां का राजा बन गया। फिर उसके बाद लिखेंगे राजा बन गया। फिर उसके बाद देखेंगे वियना सम्मेलन की उपलब्धियां, क्या क्या उपलब्धियां थी उनके। वियना सम्मेलन की उपलब्धियां क्या उसे प्राप्त हुआ, वियना सम्मेलन के बाद क्या किस चीज क्या प्राप्त हुआ, तो देखते हैं वियना सम्मेलन की उपलब्धियां। 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। इसके बाद हम लोग लिखेंगे 1815 के वियना सम्मेलन के बाद वियना सम्मेलन की उपलब्धियां। वियना सम्मेलन की फर्स्ट उपलब्धि प्रथम उपलब्धि ये थी तो फ्रांस में पुनः
पूर्ववंश की स्थापना हुई और लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। फ्रांस का राजा बना। और दूसरा उपलब्धि ये था, यूरोप में जो देश का नाम लिखा हुआ है उसमें इटली और जर्मनी के नाम लिखा हुआ है। इटली और जर्मनी, उसका भी बात चैप्टर में है। इटली को जो ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक, जो वियना सम्मेलन का मेजबानी किया था, उसकी अध्यक्षता की थी 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? मेटरनिक। तो इटली को मेटरनिक ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। इटली जो देश था उसको मेटरनिक ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। फिर उसके बाद जो जर्मनी था, जर्मनी 39 रियासतों का 39 रियासत का संघ 39 रियासत का संघ कायम रहा। जर्मनी पर 39 रियासतों का संघ कायम रहा। जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। तो एक बार इसको माइंड मैप के माध्यम से एक बार फिर से समझ लेते हैं कि क्या है वियना सम्मेलन। तो वियना सम्मेलन हमारा 1815 में हुआ था, जो मेटरनिक ने किया था, ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑस्ट्रिया चांसलर मेटरनिक का उद्देश्य यही था कि जो 1789 ईस्वी में फ्रांस का बुरोवंश का जो राजा था उसको जो मार दिया गया था और बुरोवंश की पतन हो गई थी, उसको फिर से पुनः स्थापना करना था। यानी कि और नेपोलियन संविधान बनने के बाद नेपोलियन आक्रमण किया और नेपोलियन के पतन के बाद मेटरनिक ने, वियना ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक, उसने वियना में 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन किया और वियना सम्मेलन पूर्ण हो गई, सक्षम हो गया। फिर उसके बाद मेटरनिक ने क्या किया, पुनः बुरोवंश का स्थापना किया और लुई 18वां वहां का राजा बना। वो कुछ दिन काम किया, फिर उसके बाद उसका भी वही हाल लुई 16वां के जैसे। फिर उसके बाद जनता फिर परेशान। फिर उसके बाद सन 1830 की क्रांति, जो फ्रांस की दूसरी क्रांति थी, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद देखें तो क्या हुआ, वियना सम्मेलन के बाद नेपोलियन युग हो गया, वियना सम्मेलन। फिर वियना सम्मेलन की उपलब्धि यही थी कि फ्रांस में पुनः बुरोवंश की स्थापना हुई और लुई 18वां फ्रांस का राजा बन गया। इटली को मेटरनिक ने, इटली जो देश है उसको मेटरनिक ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। जर्मनी 39 रियासत का संघ बन गया। जर्मनी पर 39 रियासत का संघ कायम हो गया और इसकी जर्मनी पर 39 रियासत का संघ कायम रहा, जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ऑस्ट्रिया, जिसका चांसलर मेटरनिक था। यानी कि जर्मनी पर 39 रियासत का संघ कायम हो गया, जिस पर ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का अधिकार था। फिर इसके बाद लुई 18वां को राजा बनने के बाद फिर कुछ दिन काम किया। ये निरंकुश नहीं था, कुछ दिन तक काम किया, अपनी जनता के हित के लिए काम करता था। फिर उसके बाद ये भी निरंकुश होता गया दिन प्रतिदिन, और वहाँ की राजा फिर परेशान हो गई। वहाँ में फिर भूखमरी और महामारी जैसी समस्या आने लगी, उत्पन्न होती गई, और वहाँ की जनता फिर परेशान। फिर उसके बाद मुसीबतें झेलते गए। फिर सन 1830 ईस्वी को फ्रांस की दूसरी क्रांति हुई, जिसको हम इसके नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। ये लेक्चर 1 था। लेक्चर 2 में फ्रांस की दूसरी क्रांति पढ़ेंगे जो 1830 में हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। और फिर उसके बाद कौन शासक बने, फिर इसके बाद बहुत सारे अभी नाम है जिसको हम आपको पढ़ाएंगे अगले सेशन में। और तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।
तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू। और प्यारे बच्चों, जाते जाते एक और अपडेट आपको देते चले कि केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर का जो क्लास एक लेक्चर दे दिया गया है, जो बेसिक से एकदम अच्छा से रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को समझाया गया है। उसके बाद अब सेकंड क्लास को लेक्चर नंबर 2, मतलब मेरा मतलब लेक्चर नंबर 2 को बहुत जल्द अब दिया जाएगा इस चैनल पे, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लेक्चर 2 आने वाला है केमिस्ट्री का।